हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 12th वितान भाग 2 चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं। इसमें नई और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को बताया गया है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यशोधर पंत सरकारी दफ्तर में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो कि दिल्ली के गोल मार्केट में रहते हैं। यशोधर बाबू पुरानी विचारधारा के हैं और उनके परिवार के लोग आधुनिक विचारों के, इसलिए उनमें आपस में मतभेद रहता है। इसमें नई और पुरानी पीढ़ी के अंतराल को दर्शाया गया है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है और उनके 4 बच्चे। उनकी पत्नी अपने बच्चों के अनुसार आधुनिक विचारों में ढल चुकी है, जिसको देखकर वे उनसे कभी सानल बुढ़िया कह देते हैं, कभी चटाई का लहंगा और कभी बूढ़े मुंह मुहासे और देखो तमाशे कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। उनका बड़ा बेटा 1500 रुपये प्रतिमाह विज्ञापन कंपनी में ले रहा है, जिसको देखकर उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका है। लड़की मेडिकल की तैयारी के लिए अमेरिका जाना चाहती है और विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। यशोधर पंत जी, जो कि एक सेक्शन ऑफिसर हैं, जब उन्होंने अपनी आखिरी फाइल का काम बंद किया, उस समय उनकी घड़ी में 5:25 हुए थे। वह अपनी घड़ी को रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे, इसलिए दफ्तर की घड़ी को वो हमेशा सुस्त बताते थे। इस कारण ही इनके जूनियरों को भी 5 बजे के बाद तक रुकना पड़ जाता था। दफ्तर का एक कर्मचारी चड्डा उनकी घड़ी को चूनेदानी कहकर नई घड़ी लाने के लिए कहता है। तब वे कहते हैं ये घड़ी उन्हें अपनी ससुराल में से मिली हुई है, उनकी यह शादी की घड़ी है। उन शादी की तारीख का खुलासा होता है तो उनके ऑफिस का एक कर्मचारी मेनन हिसाब लगाकर बताता है कि आज उनकी शादी की सिल्वर वेडिंग है। अब उनसे पार्टी मांगी जाती है तो वे 10 रुपये देते हैं। ज़्यादा जिद करने पर वे 20 रुपये और देते हैं। इस तरह से 30 रुपये वे उन्हें देते हैं, लेकिन खुद स्वयं पार्टी में शामिल नहीं होते हैं। इसी समय उन्हें किशन दा की याद आती है, जिन्होंने दिल्ली आने पर उन्हें अपने घर में शरण दी और नौकरी न मिलने पर अपने घर में रसोइया का काम करने के लिए रख लिया और घर पे भेजने के लिए 50 रुपये भी दिए। यशोधर बाबू के किशनदा आदर्श थे। मैट्रिक पास करने के बाद भी वह किशनदा के पास ही रहे। उनके व्यक्तित्व के निर्माण में किशनदा का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने किशनदा के आदर्शों का काफ़ी अनुकरण किया है। किशनदा जीवन भर अविवाहित रहे। किशनदा सरल हृदय, धार्मिक, सामाजिक, परोपकारी, सिद्धांतवादी, आदर्शवादी, मार्गदर्शक, अनुभवी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वो अपनी संस्कृति से प्रेम करते थे। अब वे दफ्तर से पैदल निकलते हैं। कार वह खरीद नहीं सकते, साइकिल बच्चों को पसंद नहीं और स्कूटर उन्हें पसंद नहीं। वे रोज दफ्तर से बिरला मंदिर जाते, वहां बैठकर प्रवचन सुनते, फिर पहाड़गंज से सब्जी लाते और इस तरह वे लगभग 8 बजे तक घर पहुंचते थे। आज वे जब दफ्तर से मंदिर जा रहे थे तो उनकी नज़र किशनदा के मकान पर पड़ी, जिसको तोड़कर 3 मंजिला घर बनाया जा रहा था। उनके बच्चे भी चाहते थे कि वह बड़े मकान ले लें, लेकिन मोह के कारण वो इस मकान को छोड़ नहीं सकते थे। इसी कारण वे कहीं जाना नहीं चाहते थे। कभी कभी वो सोचते थे कि किशनदा की तरह अविवाहित रहकर समाज सेवा करनी चाहिए, लेकिन फिर उन्हें किशनदा के रिटायरमेंट का समय याद आता था, जब उन्हें किसी ने सहारा नहीं दिया था तो और वो गांव जाकर 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। यशोधर बाबू के मन में अक्सर ये द्वंद्व चलता रहता था। आज मंदिर में उनका मन नहीं लग रहा था। वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे। प्रवचन में जनार्दन का नाम सुनकर उनके अपने बीमार जीजाजी की याद आ गई। वे उनसे मिलने जाना चाहते थे, लेकिन परिवार वालों के विरोध के कारण नहीं जा सके।
माँ के मरने के बाद बुआ ने उनका पालन पोषण किया था। यशोधर बाबू रिश्तों को निभाते थे और हर महीने अपनी बुआ के पास पैसे भेजते थे। जब उन्हें बहुत बुरा लगा कि जबकि भूषण ने बुआ के पास पैसे भेजने से मना कर दिया। वे सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान दिया करते थे। यशोधर बाबू जब मंदिर से मंडी जाते तो उन्हें याद आता था कि उनका बेटा बाजार से स्वयं सामान लाना पसंद नहीं करता। वह घर में नौकर रखने के लिए कहता है। अपनी सैलरी भी यशोधर बाबू के हाथ में ना देकर खुद ही घर का सामान लाता था और धौंस भी दिखाता था। उसका यह व्यवहार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। सब्जी लेकर जब वह घर पहुंचे तो घर के बाहर एक कार खड़ी थी जिसमें बेटा बॉस को विदा कर रहा था और भी लोग आ जा रहे थे। घर में पार्टी का माहौल था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। भूषण ने पिता को बुलाना दिया कि आज आपकी सिल्वर वेडिंग के दिन भी आज आप इतनी देर में आ रहे हैं। आज हमने आपकी शादी की पार्टी रखी है। और उनके दूसरे भांजे ने भी इसी तरह से व्यंग किया। यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगा कि किसी ने उन्हें इस आयोजन के बारे में बताया भी नहीं। वे पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बच्चों के आग्रह पर उन्होंने केक तो काटा पर खाया नहीं। बहाना बनाया कि इसमें अंडा है और मैंने अभी संध्या पूजन नहीं किया है। पूजा करने में भी रोज से अधिक समय लगाया जिससे मेहमान चले जाएं। उन्हें यहाँ पर भी समहाउ इम्प्रॉपर लग रहा था। उन्हें पूजा के समय भी किसंदा की याद आती रही। पत्नी के बुलाने पर जब वे गए तो देखा वहां पर बहुत से गिफ्ट रखे हुए हैं। उसमें से उनके बेटे ने एक लिफाफा उठाकर खोला और उसमें से एक ऊनी गाउन निकालकर उन्हें देते हुए बोला कि अब आप दूध लेने सुबह इसे पहनकर जाएंगे। लेकिन उन्हें बेटे की यह बात भी बहुत बुरी लगी। वे चाहते थे कि उनका बेटा उनसे बोले कि अब आप दूध लेने नहीं जाना, मैं जाऊंगा। इस कहानी में दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को बताया गया है। आधुनिकता के इस दौर में परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जिंदा रखना चाहते हैं। वे किसंदा के आदर्शों का अनुकरण करते थे, इसलिए उनके विचार अपने बच्चों से नहीं मिल पाए, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के अनुसार ढल चुकी थी। वे किसंदा के रूप में ही जी रहे थे। उनके जीवन में बदलाव न आने का सबसे बड़ा कारण यही रहा होगा। समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा में दोनों कहानी के बीच वाक्य हैं। जो हुआ होगा में यथास्थिति को स्वीकार करने की बात कही गई है और समहाउ इम्प्रॉपर में अनिर्णय की स्थिति है। इस कहानी में यशोधर बाबू सहानुभूति के पात्र हैं। पीढ़ी के अंतराल के कारण परिवार के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता। उनके एक तरह का द्वंद्व है जिससे वे नई की तरफ कभी आकर्षित तो होते हैं परंतु पुरानी को छोड़ नहीं पाते। पुराने जीवन मूल्यों के अनुसार परंपरागत निर्वहन करना और नई पीढ़ियों के अनुसार पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना, एक परिवार को महत्व देना,